सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम जानेंगे मन के सारे गंदे विचार कैसे खत्म करें और उसके बाद जानेंगे दोस्तों हमें बुढ़ापा क्यों आता है, बुढ़ापा आने के कारण क्या है और हमारा शरीर बीमार क्यों होता है, हमारा शरीर किन किन चीज़ों से बना है और बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है, बुढ़ापे का सबसे बड़ा कारण क्या है। इसलिए सभी मित्रों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, मित्रों आज की पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। आज के वीडियो में बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाया हूँ और आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, जिससे आप लोग स्वस्थ व निरोग रहें। और सभी मित्रों से निवेदन है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। चलिए मित्रों जानते हैं, और पहले हम भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को सुन लेते हैं। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध के सभी शिष्यों की कोशिश यही रहती थी कि उनके सिद्धांतों को यथाशक्ति आचरण में उतार लें। साथ रहने वाले शिष्य परस्पर एक दूसरे के आचरण पर दृष्टि रखते थे और एक के द्वारा कोई भूल होने पर दूसरा उसे टोक देता था। एक दिन बुद्ध के दो शिष्य नालंदा से पाटलिपुत्र आ रहे थे, जहां बुद्ध रुके हुए थे। पूरे दिन के सफर में दोनों चलते चलते थक गए, एकदम परेशान हो गए। धूप बहुत तेज थी। रास्ते में नदी दिखी तो पानी पीकर थोड़ा सुस्ताने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक स्त्री पानी में डूब रही है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्त्री का स्पर्श वर्जित माना जाता है, अतः एक ने कहा हमें धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। लेकिन दूसरा बोला मेरी आंखों के सामने कोई मर जाए और मैं कुछ ना करूं, यह असंभव है। यह कहते हुए वह पानी में कूद पड़ा और स्त्री को कंधे पर उठाकर बाहर ले आया। दोनों की यात्रा फिर शुरू हो गई। रास्ते भर पहले भिक्षु ने दूसरे की खूब निंदा की, खूब खरी खोटी सुनाई। बुद्ध के सामने पहुंचने पर पहले भिक्षु ने पूरी बात सुनाते हुए कहा, भंते, इसे मैंने काफी रोका, किंतु यह इस भीषण पाप को करने से तनिक भी नहीं हिचकिचाया। बुद्ध ने उसकी पूरी बात ध्यान से शांतिपूर्वक सुनी और फिर सुनकर शांतिपूर्वक पूछा, इसे स्त्री को कंधे पर बाहर लाने में कितना समय लगा होगा? उसने जवाब दिया, यही कोई 15 से 20 मिनट। फिर बुद्ध ने पूछा, उसके बाद तुम लोगों को यहां आने में कितना समय लगा होगा? उन शिष्यों ने उत्तर दिया, वही कोई 6 घंटे। तब बुद्ध ने उसे समझाया, इसने तो उस स्त्री को 15 मिनट में ही कंधे पर रखा, लेकिन तुम तो उसे 6 घंटे से अपने ऊपर बिठाए हुए हो और रास्ते पर बिठाकर आ रहे हो। तुम्हारे मन में तब से अब तक 6 घंटे तक वही विचार गूंज रहे हैं, कब हम गुरु के पास पहुंचे और इसकी सारी करतूत को बताएं। अब बताओ, तुम दोनों में बड़ा पापी कौन है? उस भिक्षु ने अपनी गलती जान लज्जा से सिर झुका लिया। मित्रों, इस कथा का सार यह है कि सदैव सद्विचारों और खुली सोच को प्रश्रय देना चाहिए। अगर हमारे विचार में हमेशा जब दुष्ट विचार ही आएंगे, गलत विचार आएंगे, तो हम पाप के भागीदार हैं। और आज पूरे समाज का यही है, आदमी अच्छे कर्मों पर ध्यान नहीं देता है, दूसरों के अंदर बुराइयां खोजने में अपना जीवन व्यतीत कर देता है। मित्रों, हमेशा सत्य का साथ दीजिए, सत्य बोलिए, धर्म की राह पर चलिए। कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन अच्छाइयां
आपको नज़र बाद में आती हैं, आपके सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं जो आज का प्रमुख चैप्टर है वो है हमारी उम्र क्यों ढल रही, हम बीमार क्यों हो रहे हैं। दोस्तों जब तक हम इसकी जड़ तक नहीं जाएंगे, ऐसे हम कोई बात बता देंगे समझ में नहीं आएगा। तो हम इसकी पूरी जड़ पे जाते हैं, हमारे शरीर की संरचना कैसे हुई है और ये हमारा शरीर इस प्रकृति के हिसाब से कैसे काम करता है, और इसी प्रकृति के हिसाब से कुछ गड़बड़ हो गया तो हमारे शरीर में बुढ़ापा तभी आता है। आप ऋषि मुनि को देखिए, वैसे पहले के ऋषि मुनि बने रहते थे क्योंकि उन नियमों का पालन करते हैं। तो दोस्तों ये जो मैं आज आप लोगों के सामने चर्चा करने वाला हूँ, ये पूरा आयुर्वेद का सार है, और जिसने भी आयुर्वेद के सार को, प्राचीन नियमों को जान गया, वह अपने आप को स्वस्थ व निरोग बना लिया। दोस्तों बहुत सारे रोग आज ऐसे हैं समाज में जिन्हें कभी कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों मैं भी आज जब से जानने लायक हुआ हूँ, करीब यही 40 से 45 साल, मैं 40 से 45 साल के बीच में कभी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं वो सारे नियमों का पालन करता हूँ, और जो कुछ भी आज आप लोगों से शेयर करूँगा वो सब उस नियमों का एक हिस्सा है जो मेरी ज़िंदगी का है, और कुछ आयुर्वेद के पूरे सार को आज आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, आप 3 घंटे की मूवी देखते हैं तो दोस्तों ये जो भी समय लग जाए, इस समय का मैं बाध्यता नहीं करूंगा। आज मैं पूरा एकदम फ्री होकर के आप लोगों से उस सारे नियमों का चर्चा करूंगा जिससे आप निरोगी बने रहेंगे। अगर आज से ही आपने इन नियमों का पालन शुरू कर दिया तो आज के बाद आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपकी ढलती हुई उम्र रुक जाएगी, और उम्र ढलने का यही सारे कारण है, उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे शरीर किससे बना है। हमारा शरीर दोस्तों 5 तत्वों से बना है, और 3 दोष हमारे शरीर में पाए जाते हैं। 3 दोष और 5 तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इन 3 दोषों में कभी भी कोई उलटफेर हो जाता है या कोई डिसबैलेंस, एक भी दोष हो जाते हैं, तो उस दोष से संबंधित हमारे शरीर में विकार होता है। तो हमारे शरीर में 3 दोष, वात पित्त कफ, 3 दोष पाए जाते हैं, और इन्हीं 3 दोषों को बिगड़ने से हमारे शरीर में 100% बीमारियां आती है। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं बीमारियां कितने प्रकार की होती है। संक्षेप में दोस्तों बीमारियां 2 प्रकार की होती है, वह जिसकी उत्पत्ति किसी जीवाणु, बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस, फंगस आदि से होती है। उदाहरण के लिए क्षय रोग, टीबी, टाइफाइड, टिटनेस, मलेरिया, निमोनिया आदि। इन बीमारियों के कारणों का पता परीक्षणों से ही आसानी से लग जाता है। दूसरी होती है वह जिनकी उत्पत्ति किसी भी जीवाणु, बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस, फंगस आदि से कभी नहीं होती है। उदाहरण के लिए अम्लपित्त, दमा, गठिया, जोड़ों का दर्द, कर्क रोग, कब्ज, बवासीर, मधुमेह, हृदय रोग, बवासीर, भकंदर, रक्तार्थ, आधा शीशी, सिर का दर्द, प्रोस्टेट आदि। इन बीमारियों के कारणों का पता नहीं लग पाता है। इन बीमारियों के कारणों का पता नहीं लग पाता है। जब तक हमारे शरीर में वात, पित्त व कफ का एक प्राकृतिक विशिष्ट संतुलन रहता है, तब तक हम बीमार नहीं पड़ते। यह संतुलन बिगड़ने पर ही हम बीमार पड़ते हैं, और यदि अगर यह संतुलन कहीं ज़्यादा बिगड़ जाए तो मृत्यु तक हो जाती है। बीमार होने के और बहुत से कारण हैं दोस्तों। यदि हम 24 घंटे का निरीक्षण करें तो यह पाएंगे कि 24 घंटे में नैसर्गिक भूख दिन में केवल 2 बार लगती है, सूर्योदय से 2 घंटे तक, और दूसरी सूर्यास्त से पहले। पेट जठर सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक अधिक कार्य क्षमता से काम करता है। उसी तरह सूर्यास्त से पहले हमारे पेट को जठर अग्नि तीव्र होती है, इसीलिए भोजन सूर्यास्त के पहले समाप्त कर लेना चाहिए। हमारे पूर्वज बहुत वैज्ञानिक थे, वह अच्छी तरह से
उपवास के महत्व, वैज्ञानिक महत्व को समझ चुके थे। इसीलिए उन्होंने समय समय पर व विशेष रूप से बारिश के मौसम में धर्म को आधार बनाकर अधिक से अधिक उपवास करने की परंपरा स्थापित की थी। क्योंकि बारिश के 3-4 महीने सूर्योदय ठीक से नहीं होता है और सूर्योदय तथा भूख का गहरा नाता। उपवास करने से यदि पेट 2 घंटे बिना भोजन के कड़ रख जाए तो पेट पूरी तरह से साफ सफाई कर लेता है, अपने आर्गन का रिपेयर कर लेता है। कि उपवास के दिन शरीर का तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, जिसके कारण हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि में बहुत कमी आ जाती है। जन्म से लेकर 14 वर्ष की आयु तक हमारे शरीर में कफ की प्रधानता रहती है और कफ का स्थान शरीर में हृदय से सिर तक है। इस प्रधानता के अंतर्गत बहुत भूख लगती है व अधिक नींद में आती है। आयु के 14 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक पित्त का प्रधानता रहती है। वह पित्त का स्थान हमारे शरीर में हृदय से नाभि तक होता है। इसी प्रकार आयु के 50 वर्ष के ऊपर तक हमारे शरीर में वात की प्रधानता रहती है। वह वात का स्थान शरीर में नाभि के नीचे पैरों तक होता है। हमारी पाचन संस्था में 2 चक्कियां होती हैं मित्रों, जो भोजन को पीसकर इतना महीन बना देती है कि जिससे भोजन का प्रत्येक कण पाचक रस से संपूर्ण लिप्त होकर पूरी तरह से पच जाए। पहली चक्की है दांत, जो भोजन को 80% तक पीसती है। दूसरी चक्की पेट का ऊपरी भाग, जिसे हम फंड्स कहते हैं, जो भोजन को केवल 20% ही पीस सकता है। यदि भोजन दांतों की सहायता से ठीक से ना चबाया जाए तो भोजन का काफी बड़ा भाग वैसे ही बिना पीसे रह जाएगा। ऐसे भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाएगा। परिणाम स्वरूप कब्ज व बड़ी आंत से संबंधित अनेक बीमारियां पैदा होती है। दोस्तों, ऐसा महर्षि वाग्भट के नियमों के अनुसार जिस भोजन को पकाते समय सूर्य का प्रकाश व पवन का स्पर्श न मिले वह भोजन विष के समान मानते थे। प्रेशर कुकर में भोजन पकाते समय सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है। भोजन पकाते सूर्य का प्रकाश मिलने से बर्तन को बिना ढके भोजन पकाना होगा और बिना ढके पकाने से हवा का जो है दोस्तों दबाव सामान्य रहता है। परिणाम स्वरूप प्रोटीन खराब नहीं होते। प्रेशर कुकर के अंदर भोजन पकाते समय हवा का दबाव वातावरण से दुगुना हो जाता है। वह तापमान 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दाल और सब्जी के हानिकारक प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेशर कुकर में पकाई दाल का जब परीक्षण करवाया गया तो यह पाया गया कि 87% प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं। वह आरोग्य के लिए हानिकारक हो जाता है। मिट्टी उफड़ता की कुचालक है, अतः मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से भोजन को धीरे धीरे उफड़ता प्राप्त होती है और परिणाम स्वरूप भोजन के तत्व जैसे दाल, सब्जी आदि का प्रोटीन नहीं हो पाता, नष्ट नहीं होता। 100% प्रोटीन सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों, इस समय हम मिट्टी के बर्तन में पकाएं तो वह भोजन ज्यादा सुरक्षित और सेफ होता है। सुबह उठते ही पेशाब करने के बाद बिना मुंह धोए अपनी संतुष्टि तक पानी पिएं। रात भर में हमारे मुख में लाइकोजाइम नामक एक एंटीबायोटिक तैयार होता है। शायद भगवान ने हमारे जीवाणुओं से रक्षा करने के लिए यह विधान बनाया होगा। यह पानी पेट में जाकर पूरे पाचन तंत्र को रोग से जीवाणु रहित कर देता है। दूसरे या पूरे पाचन तंत्र को धोकर स्वच्छ कर देता है। कम से कम 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। कई लोगों की धारणा है कि कम से कम आधे से 1 लीटर पानी पिए, पर अनुभव यह कहता है कि पानी की कोई मात्रा ना बांधे। आपका अंतःकरण आपसे अच्छा डॉक्टर है और वह पानी की मात्रा मौसम और शारीरिक अवस्था के अनुसार निर्धारित करता है। दोस्तों, पानी खाना के 1.5 से 2 घंटे के बाद ही अवश्य पिए, क्योंकि खाना पचने के बाद वह एक रस में रूपांतरित होता है। यह रस छोटी आंत में पहुंचने के बाद इसका रक्त में शोषण होता है और इस रस का शोषण यदि पानी वहां ना हो तो नहीं हो सकता है।
भोजन के तुरंत बाद और भोजन के तुरंत पहले पानी पीना विष के समान माना गया है, ऐसा हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में वर्णन हुआ है। पानी गुनगुना ही पिए, क्योंकि हमारे पाचन तंत्र का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। यदि हम ठंडा पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट को व पाचन तंत्र को फिर से 37 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आसपास के किसी भी अवयव से अतिरिक्त रक्त लेना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप जो अवयव अधिक बार रक्त भेजेगा वह अवयव हार्ट, आंत, किडनी आदि कमजोर हो जाएंगे, वह उससे संबंधित रोग हो जाएंगे। गर्मियों में आप मिट्टी के घड़े का पानी अवश्य पी सकते हैं। पानी खड़े होकर ना पिएं, बैठकर ही पानी पिएं व घूट घूट कर पिएं, क्योंकि जब हम ठोस पदार्थ निगलते हैं तो उसको मुख से पेट तक धीरे धीरे एक कर्माकुचन मूवमेंट द्वारा ही पेट तक पहुंचता है। लेकिन जब हम जाता है और जब वह मुख से पेट में धड़ाम से नहीं गिरता है, लेकिन पानी जब मुख से पेट की ओर जाता है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं, वह तो पहाड़ से जमीन पर गिरने वाला झरने की तरह गिरता है। उसी प्रकार यदि हम खड़े होकर पानी पिएं तो उसके धक्के को झेलने के लिए पेट डायफ्राम को कड़ा कर देता है। यदि हम बार बार ऐसे ही पानी पीते रहें तो हमें हार्निया, पाइल्स, प्रोस्टेट, आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारियां अवश्य होती। हमारे शरीर में नींद आना, भूख, प्यास, छींक, मल निष्कासन, मूत्र निष्कासन, पादना, खांसी, हंसना, रोना, हिचकी आना, ढकार आना, जम्हाई लेना इत्यादि 14 प्रकार के वेग हैं। 14 प्रकार के। यदि इन वेगों को रोका गया तो अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। हमारी समझ में यह डाल दिया गया कि पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा कि जोर से इन वेगों का निकालना जंगलीपन या असभ्यता की निशानी है। इसलिए आजकल खास करके लड़कियां, स्त्री वर्ग व कुछ आधुनिक कहलाने वाले युवक, कर्मचारी वर्ग छींकते खांसते समय कम से कम आवाज में व मुख पर रुमाल रखकर ही छींकते खांसते हैं। इस प्रकार के वेग शरीर की किसी भी नाड़ी तंत्र को दुरुस्त करने के लिए हैं और ये लोग उसके लाभ को 75% नष्ट कर देते हैं। यहाँ समस्या मल्टीनेशनल की देन है। आज से कुछ दशकों पूर्व जब हम मल्टीनेशनल का कल्चर भारत तक नहीं पहुंचा था, लोग सवेरे 10 बजे भर पेट खाना खाकर ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आज जाते थे और शाम को 6 बजे तक घर लौटकर भोजन कर लेते थे। उनका कार्यकाल अधिक से अधिक 8 घंटे का हुआ करता था, अतः वह निरोगी व दीर्घायु थी। आजकल मल्टीनेशनल ने अपने कार्यकाल को 8 घंटों से बढ़ाकर 13-14 घंटों का कर दिया है और उनकी देखा देखी भारत के सभी छोटे बड़े उद्योग करने वालों ने भी कार्यकाल बढ़ा दिए। इसके अलावा खास करके शहरों में ऑफिस, स्कूल आने जाने में 2 से 3 घंटे अलग से लग जाते हैं, जिसके कारण स्वस्थ मनुष्य के पास नींद, भोजन, स्नान आदि के लिए लगभग 8 ही घंटे बचते हैं। अब ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य कैसा रहता है, खुद ही सोच लो। इसी कारण वह आरोग्य से काफी दूर हो जाएगा और दीर्घकालीन असाध्य रोग का शिकार हो जाएगा। दोस्तों, कुछ चीजें हैं जो हमें कभी नहीं खानी चाहिए, उसका भी रीजन है, उसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, नमक बदल दो। रिफाइंड नमक कभी ना खाएं। बाजार में मिलने वाले नमक को रिफाइन करने पर उसमें से पोषक तत्व निकल जाते हैं। आयोडीन नमक हमेशा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और नपुंसक बनाता है, वीर्य की ताकत कम करता है। खाने में सदैव काला नमक या सेंधा नमक लें। इसमें सोडियम की मात्रा कम होती है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम आदि का अनुपात बराबर होता है। सेंधा नमक शरीर के अंदर के विष को कम करता है और थायराइड, लकवा व मिर्गी जैसे रोगों को दूर रखता है। दोस्तों, चीनी कभी ना खाएं। चीनी बनते ही फास्फोरस कम हो जाता है और एसिड बनता है। एसिड पचता नहीं। चीनी खून को गाढ़ा करती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। बिना सल्फर के चीनी नहीं बनती है और पटाखों में भी सल्फर का इस्तेमाल होता है।
अगर खाने के बाद चीनी खाई जाए तो आपका भोजन पचेगा नहीं और वह आपको 103 बीमारियां होने का खतरा बढ़ा देगा। दोस्तों, रिफाइन और डबल रिफाइन तेल का उपयोग बिल्कुल ना करें। तेल को रिफाइन करने के लिए उसमें सारे प्रोटीन निकल जाते हैं, इसीलिए आप शुद्ध चीज नहीं पर कचरा खाते हैं। रिफाइंड तेल काफ़ी रोगों का कारण बनता है। इसमें जो दोस्तों, इसमें पाम तेल भी मिलाया जाता है, डाला जाता है, जो खतरनाक है। खाने में हमेशा शुद्ध तेल का ही इस्तेमाल करें। घानी से निकला हुआ खाने में तेल सबसे अच्छा होता है। शुद्ध तेल वायु को शांत करने में मदद करता है। दोस्तों, मैदा से बनी हुई वस्तु का सेवन कभी ना करें। मैदा गेहूं से ही बनता है, पर मैदे में से सारे आवश्यक फाइबर निकाल लिए जाते हैं। नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, पाव रोटी, डबल रोटी, बिस्कुट वगैरह कभी ना खाएं जो सड़े हुए मैदे से बनते हैं। मैदे की रोटी रबर जैसी होती है, जो खाने के बाद आंतों में चिपक जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। अब दोस्तों, हम ये जानते हैं हमारा शरीर 3 दोषों से बना है। जैसे हमने कहा कि आयुर्वेद त्रिदोष सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या है दोस्तों। वात, पित्त, कफ दोषों से शरीर में बढ़ जाने या प्रकोपित होने पर उनको शांत करने के उपायों का विशद वर्णन है। आहार के प्रत्येक द्रव्य के गुण दोष का सूक्ष्म विश्लेषण है। ऋतुचर्या, दिनचर्या आदि के माध्यम में स्वास्थ्य रक्षक उपायों का सुंदर विवेचन है तथा रोगों से बचने व उपायों की चिर अस्थायी चिकित्सा के लिए पथ्य अपथ्य पालन के लिए उचित मार्गदर्शन है। आयुर्वेद में परहेज पालन के महत्व को आजकल आधुनिक डॉक्टर भी समझने लग गए मित्रों, और आवश्यक परहेज पालन पर जोर देने लग गए। दोस्तों, हम जानते हैं ये हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ 3 दोष पाए जाते हैं। अगर ये तीनों दोष बिगड़ गए तो किस दोष के क्या लक्षण है, क्या बीमारियां होती हैं, आप जान जाएंगे तो दोस्तों उसका पालन तब आप आसानी से करेंगे। पहले हम जान लेते हैं पित्त रोग जब होता है तो उसके क्या क्या लक्षण हैं, कौन कौन बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश करती है। दोस्तों, आपका अगर पित्त दोष बिगड़ा हुआ है तो आप जान लीजिए आपका पेट फूलना, दस्त, मरोड़, गैस, खट्टी ढेकारे, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब, जलन, रुक रुक कर बूंद बूंद कर बार बार पेशाब, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न देश, लार जैसी धात गिरना, शुक्राणु की कमी, बाजपन, खून जाना, लीकोरिया, गर्भाशय, ओवरी में छाले, अंडकोश बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत निकलना, कैसा भी सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफेद दाग, माहवारी कम या ज्यादा जाना, ये सारे पित्त दोष के लक्षण हैं। इतनी सारी बीमारियां होती है, छोटी मोटी तो बहुत सारी होती है दोस्तों, जिससे आप दिन भर में गुजरते रहते हैं। अब ये क्यों होता है, इस पे अभी बाद में चर्चा करते हैं। पहले जान लेते हैं बात रोग के क्या क्या लक्षण है। 80 प्रकार की बात, 7 प्रकार की बुखार, घुटना, कमर, जोड़ों में दर्द, संधिवात, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर शरीर कांपना, पूरे शरीर में कहीं भी दबाने पर गड्ढा हो जाना, लिंग दोष, नामर्दी, इंद्री में लूजपन, नसों में टेढ़ापन, छोटापन, उत्तेजना की कमी, मंद बुद्धि, वीर की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी, चक्कर, एकांत में रहना आदि, ये सारे दोस्तों आपके बात रोग के लक्षण हैं। अब कफ रोग के क्या लक्षण हैं? बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, इस्नोफिलिया, नजला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु, भय, हार्ट अटैक के लक्षण, सांस फूलना, गले में दर्द, गांठ, सूजन, टांसिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर पर पेशाब करना, शरीर मुंह में बदबू, लीवर, किडनी का रोग, किडनी का दर्द, किडनी में सूजन, सेक्स इच्छा की कमी, चेहरे का कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, सुजाग, कान का बहना, शरीर फूल जाना, गर्भ नली का चौक हो जाना, कमजोर अंडाणु आदि, ये सारे कफ रोग के लक्षण है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे क्या क्या हमारे शरीर में किस कारण से होता है। जब आपको कारण पता चल गया तो दोस्तों निवारण आसान है। तो अब आप समझ गए होंगे हमारे शरीर में
वात पित्त का क्या महत्व है। अगर आपका वात पित्त कफ तीनों बिगड़ गया तो आपके शरीर में 100% तभी बीमारियां आती हैं। और जब हमारे शरीर में ये बीमारियां घुस जाती हैं और इन्हीं कारणों से घुसती हैं तो आपका शरीर क्या होगा, बूढ़ा तो हो ही जाएगा। सारे नेचर आप समझ गए। अब हमें इनसे बचना है। अगर इनसे बचना है तो हमारे वात पित्त कफ तीनों दोष न बिगड़े, उसके लिए आपको क्या करना है वो हम जान लेते हैं। आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे, और जब बीमार नहीं पड़ेंगे तो शरीर आपका बूढ़ा नहीं होगा, ना आपके शरीर के अंदर कोई बीमारियां आएगी। आप देखते हैं आज असमय असमय लोगों के बाल पक जा रहे हैं, असमय बाल झड़ जा रहे हैं, असमय उनका चेहरा देखने में ऐसा लगता है अगर वो 40 साल है भैया, या 80 साल के हो गए, 60 साल के हो गए। ये सारी है, यही लाइफ स्टाइल आज आपकी है। तो दोस्तों चलिए, अगर इस पर चर्चा करेंगे तो और लंबी वीडियो हो जाएगी। तो चलिए हम जानते हैं कुछ नियमों का पालन करना। पहले हम जान लेते हैं प्राकृतिक नियमों का पालन। आपको प्रकृति का नियम पालन करना होगा। आप समझ गए आपका शरीर किससे बना है, 5 तत्वों से। ये 5 तत्व ये सब है। आदमी कहता है आदमी मर जाता है तो आदमी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। जी हाँ, मिट्टी में मिल जाता है। मेरा शरीर मिट्टी से तो बना है, पानी से तो बना है। 80% हमारे शरीर में पानी ही तो है, और इन पोषक तत्वों से। तो दोस्तों आपको अपना एक बैलेंस डाइट बनाना पड़ेगा जिसमें सारे प्रोटीन और वो मिनरल विटामिन पाए जाते हों, वो पोषक तत्व पाए जाते हों जो आपके शरीर के लिए रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों चलिए पहले प्रकृति के नियम को जानते हैं। प्रकृति का नियम मतलब आपका खाने का नियम होना चाहिए, खाना खाने के नियम होना चाहिए, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा, और समय से सोना समय से जागना होगा, समय से सोना होगा। जैसे हमने पहले बता दिया, अगर हो सके तो प्रयास करिए सूर्यास्त के पहले आप खाना खा लीजिए। नहीं हो सकता है आज के लाइफ स्टाइल में तो दोस्तों आप 8 बजे तक खाना खाइए, वो भी नाम मात्र का। रात में आपको हमने बता दिया किस हिसाब से हमारी जठरांग काम करती है, वो भी आराम मुद्रा में जाती है। तो ऐसा खाना खाइए नाम मात्र का, 1-2 रोटी या सब्जी कुछ भी खा लीजिए, भूख मिट जाए। उसके बाद आराम से बैठे रहिए। कम से कम 1000 कदम आपको टहलना है, तो जो कुछ भी खाएं वो पच जाएगा। और फिर उसके 1-2 घंटे के बाद ही सोना है। 8 बजे आपने खाना खाया तो 10 बजे तक आप सोने जाइए, और सोने से पहले यानी कि 9 बजे 1 गिलास दूध और हल्दी वाला मिल जाए तो अति उत्तम है। और दूध दोस्तों ये पैकेट का नहीं चाहिए, घर का चाहिए। तो आपको सोने पे सुहागा हो गया। अब आप लेटेस्ट 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए, और हाथ पैर बढ़िया से धुल लीजिए। धुलने के बाद अगर हो सके तो पैर और पोंछ करके दोस्तों, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, आप अपने नाभि में 3 जगह शरीर में तेल सोते समय जरूर लगाइए। आपके शरीर की 100% बीमारी दूर हो जाएगी। नाभि में तेल लगाइए। नाभि क्या है, आपके नाभ में पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है, यानी सारी ग्रंथियों का यहीं पे कनेक्शन होता है। अगर आप पेकोटी ग्रंथ यहाँ नाभ में तेल लगाते हैं तो पूरा शरीर से सूजन, दर्द, मतलब गठिया बाई, बहुत तरह की बीमारियां दूर होती है, और आपको एक बहुत अच्छी नींद आती है। आपके ओठ कभी नहीं फटेंगे, ओठों की सुंदरता बनी रहेगी। और सर में तेल लगाइए। सर में जब आप सोते समय तेल लगाते हैं, ये शुद्ध सरसों का तेल लगाना है, शुद्ध सरसों का, या आप जिस एरिया में रहें वहाँ पे जिसका उत्पादन ज़्यादा हो, चाहे नारियल का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो नारियल का लगा सकते हैं, तिल का ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तिल का लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया और से सरसों का तेल है, ये बाजार का नहीं, आप खुद तेल निकलवाइए अपने सामने घानी से। तो दोस्तों आप तेल सर में लगाइए और ये पैर में लगाइए। पैर में जब आप तेल लगाते हैं तो आपको अच्छी नींद आती है, यहाँ तक कि पागलपन भी दूर हो जाता है, पागलपन की बीमारी भी दूर हो जाती है। जान लीजिए दोस्तों, इतना बढ़िया होता है। तो आप 3 जगह तेल जरूर लगाएंगे तो आपको अच्छी सी नींद आएगी। जैसे बिस्तरा पे पड़ेंगे नींद आएगी। अगर आप डिप्रेशन की दवा भी ले रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी डिप्रेशन की दवा खत्म हो जाएगी, डिप्रेशन की। और अगर आपको शुद्ध गांव का घर का देसी गाय का घी मिल जाए, गाय का ही चाहिए, देसी गाय का घी मिल जाए, तो दोनों नाकों में 1-1 बूंद डाल लेंगे तो दोस्तों इससे पागलपन तक ठीक हो जाता है और गहरी नींद आती है। कभी भी आपको एक नींद की गोली नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप नींद का टैबलेट ले रहे हैं 1 से 2 महीने में वो नींद का टैबलेट आपका छूट जाएगा। ये प्रकृति के नियम का आपका पालन कर लिए। अब आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। दूसरा प्रकृति का नियम, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अब ब्रह्म मुहूर्त का कब समय है, वैसे ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाए तो 3 से 4 बजे है।
तो दोस्तों चलिए, आप नहीं उठ पाते तो 4 से 5 बजे ज़रूर उठ जाइए। उठने के बाद आप दोस्तों तुरंत बासी मुँह, ये आपके मुँह में लार होनी चाहिए, हमने पहले बता दिया। उठने के तुरंत बाद अपने इच्छा अनुसार जितना आप पी सकें, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अगर आपका शरीर मोटापे में है, आपको मोटापा है, आपको हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर है, तो दोस्तों आप उसमें नींबू मिला सकते हैं। लेकिन जब नींबू पानी बनाइएगा तो दोस्तों ये कांच के बर्तन है, मिट्टी के बर्तन में ही बनाइएगा। अब इसे पी लीजिएगा। पीने के बाद पीना कैसे? आराम से बैठ के सीप सीप करके पानी पीना है। ऐसे मुंह में पानी को चारों तरफ घुमा कर पीना है। ऐसा पीने से जो मुंह में लार है, ये लार आपके पानी के साथ पेट में जाएगी, आपका पेट डिटॉक्स हो जाएगा। इस तरह से पानी पीने के बाद आप फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद 5 बजे आपको लेटेस्ट घर छोड़ देना है। मित्रों, आज नोट कर लीजिए, आज अपने डायरी में नोट कर लीजिए या मन में कहीं भी नोट कर लीजिए, ये 5 बजे से 7 बजे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 2 घंटे अपने शरीर के लिए दूंगा। अब इस 2 घंटे में क्या करना है? अब आप घर से बाहर निकल जाइए। अब इस 2 घंटे में मॉर्निंग वॉक करना है, नंगे पाँव। और कहाँ करना है? पक्की रोड पे नहीं, आप जाइए कच्ची रोड पे जाइए, या ईंटे का गांव में खड़ंजा बिछा होता है तो वहाँ पे घास फूस भी जमी होती है, हरी हरी घासें होती है। और आसमान से आप जानते हैं रात में ओस की बूंदें गिरती है और उस घास और मिट्टी पर पड़ी होती है। तो जब आप नंगे पाँव चलेंगे तो नंगे पाँव दोस्तों पूरे शरीर का कनेक्शन आपके पैर के तलुओं में होता है, पैर के तलुओं में होता। और जब ये शीत उस पैर के तालू में लगेगी तो आपका डायरेक्ट धरती माता से जुड़ाव होगा। हमारा शरीर मिट्टी से बना है, कछुआ मिट्टी में ही रहता है, 100 साल से ज़्यादा जीता है, 200 साल, 500 साल जीता है। और इंसान मिट्टी तो लगती ही नहीं, 20-20 साल गुजर जाता है। आदमी बिस्तर पे गया, बिस्तर फूट रहा, चप्पल पहना, चप्पल निकाला तो जूता पहना, उसे मिट्टी से स्पर्श ही नहीं होता है। तो दोस्तों, आप जब मिट्टी में चलेंगे तो पृथ्वी की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी, और ये शीत जब आपके पैर के तलुओं में लगेगी तो एक अलग ही आपके शरीर के अंदर ऊर्जा जाएगी। और उसके साथ ही आपके आँखों की रोशनी दोस्तों बहुत तेज हो जाएगी। आपको कभी भी चश्मा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आँखों के लिए रामबाण है, बहुत अच्छा है दोस्तों। तो अब मॉर्निंग वॉक कितना करना है? मॉर्निंग वॉक कम से कम 5 से 6 किलोमीटर करना है, और इस 5 से 6 किलोमीटर को आपको आधे घंटे में कवर करना है। अब आपको लग रहा होगा, अरे यार तो आधे घंटे में तो बहुत आराम से कवर कर लेंगे। नहीं मित्रों, जिस दिन आप करना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा। अब इसमें आपको दौड़ भी लगाना पड़ सकता है, मीडियम कदमों से दौड़ भी लगाना पड़ेगा, आपको तेज कदमों से चलना भी पड़ेगा। और जब तेज चलेंगे और दौड़ लगा देंगे तो दोस्तों आपका हार्ट बहुत तेज पंप करेगा, और जितने तेज हार्ट पंप करता है, ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर में उतने तेज होगा। इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आप पानी खोल दीजिए और उस नाली में पानी का बहाव खूब तेज हो, और दूसरी नाली में पानी का बहाव स्लो हो। तो जिस नाली में पानी का बहाव तेज होगा वो नाली हमेशा साफ रहेगी, उसमें कोई कंकड़ उंकड़ नहीं जमा होंगे। उसी तरह से जब आप डेली आधे घंटे ऐसे खूब तेज चलते हैं और दौड़ भी लगा लेते हैं तो आपके शरीर में जो कहीं पे भी नसों में ब्लॉकेज है, नसों में कहीं कचरे खून जम रहे हैं, वो डेली डेली साफ हुआ करेंगे, और वो पसीने के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर हो जाएंगे। तो तेज चलने के बहुत सारे प्रॉफिट हैं। आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, ब्लड प्रेशर नहीं होएगा, और जो बेड कोलेस्ट्रॉल है ये पसीने के माध्यम से आपके शरीर से बाहर हो जाएगा। तो आपको इतना चलना है आधे घंटे। अब आधे घंटे आपका मॉर्निंग वॉक हो गया। अब वहीं पे आप बैठ जाइए, जहाँ पे हैं उसी फील्ड में आप बैठ जाइए। अब तक आप सूर्य के स्पर्श भी हो गया होगा, सूर्य भगवान दर्शन भी कर दिए होंगे, उन्हें प्रणाम करिए। प्रणाम करने के बाद 2 योगा आपको जरूर करना है। पहला योगा क्या है दोस्तों? अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। इसे तो जरूर करिए। कितनी देर? 25 से 30 मिनट। 25 से 30 मिनट कैसे करना है? एक नाक से सांस लेना है, अगली नाक से छोड़ना है, फिर जिस नाक से आप छोड़ रहे हैं उस नाक से लीजिए, अगली नाक से छोड़ना है। बस यह है, इसको आराम से करना है, जबरदस्ती नहीं। बैठ के सुखासन मुद्रा में बैठ जाइए। बैठने के बाद आपका ध्यान आपके ऊपर हो, ये आपकी सांसें किस तरह से अंदर जा रही हैं, किस तरह से बाहर जा रही हैं। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपके दिमाग में कोई विचार नहीं आएगा,
ये आधे घंटे आप खुद अपने समय दे रहे हैं, सांसों पर आपका ध्यान होना चाहिए, ये करना है। फिर उसके बाद ऐसे ही बैठे मुद्रा में आपको कपालभाति करना है। एक कपालभाति दुनिया का सबसे नंबर 1 योगा है। अगर आप कपालभाति 15 से 20 मिनट कर रहे हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कभी भी आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, कभी भी पेट से संबंधित कोई बीमारी आपको होगी ही नहीं। तो दोस्तों आपको कपालभाति 15 से 20 मिनट। अब कपालभाति कैसे करना है, आप सुख आसन में बैठ जाइए। सुख आसन में बैठने के बाद ये जो आपके पेट की सांसें नाक के माध्यम से बाहर निकालना है, नाक के माध्यम से, बस ऐसा आप कर रहे हैं तो यहाँ तक कि आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक, थायराइड, प्रोस्टेट की समस्या, पैरालिसिस, कोई भी गंभीर बीमारी आपको नहीं होगी। अगर है भी धीरे धीरे कवर हो जाएगी। तो दोस्तों ये 2 योगा करिए। उसके बाद वहीं बैठ करके शीर्षासन कर लीजिए। शीर्षासन जब आप करेंगे किसी पेड़ के सहारे, किसी जमीन के सहारे अपने पैर को ऊपर करना है। बस ऐसा करते हैं तो आपका बालों का पकना, बालों का टूटना रुक जाएगा। अब वहीं पे सूर्य प्राणायाम, यानी कि 2 घंटे आपको प्रकृति में बिताना है। ये 2 घंटे आपको आसमान के नीचे बिताना है। ये 2 घंटे आप सूर्य भगवान के सामने रहेंगे। तो इस दोस्तों वहीं बैठ के कुछ आँखों की भी एक्सरसाइज कर लीजिए। जैसे अपनी आँखों को, पलकों को चारों तरफ घुमाइए और उसके बाद एक अंगुली सामने निकालिए। इसी अंगुली को ध्यान से 5 से 10 मिनट देखिए। इससे आपका दिमाग तेज होगा, आँखों की एक्सरसाइज हो जाएगी, कभी भी आपको आंखों से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। अब यहाँ पे आपको 2 घंटे बिता दिए, 7 बजे रिटर्न घर आना है। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, अब आपने उगते हुए सूर्य के सामने अपना समय बिताया। अब सूर्य की रोशनी में क्या क्या पाया जाता है, विटामिन डी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको कभी भी विटामिन डी और कैल्शियम का एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा, कभी भी कोई एक्स्ट्रा दवा नहीं लेना पड़ेगा। आपकी हड्डियां कभी कमजोर नहीं होगी, हड्डियों में आपके कभी दर्द नहीं होगा, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग हो जाएगी, शरीर में जुकाम बुखार नाम की कोई चीज़ कभी होगी नहीं। आप ये सूर्य की रोशनी में इतना बिताए तो 2 घंटे आप अपने आप को वहाँ बिताना है। फिर आ जाइए घर पर। घर पर आने के बाद जो कुछ आप कर रहे हैं अपने दिनचर्या खाने का पालन करिए। ये इतने प्रकृति के नियम का आपने पालन कर लिया तो आप कभी नहीं बीमार होंगे। अब दोस्तों खाना खाने के कुछ नियम हैं। तो खाना खाने के क्या नियम है, खाना हमेशा बैठ करके अलथी पलथी मार कर उत्तर या पूरब दिशा की तरफ मुंह करके ही खाएं। खाने को हमने पहले बार बताया मुंह में 32 बार चबाना है। आधा 80% खाना आपके मुंह से ही पचता है, मुंह में ही रहता। और जब तक भूख ना लगे आप खाना ना खाएं, जब तक खूब जम के भूख ना लगे खाना ना खाएं। पानी पे अब बात करते हैं। तो खाना आप समझ गए क्या खाना है, और कुछ चीज़ें आपको नहीं खाना वो भी हमने बता दिया। चीनी नहीं खाना है, रिफाइन और डालडे का परहेज करना है। और दोस्तों कुछ चीज़ें नहीं खाना, डिब्बा बंद खाना, डिब्बा बंद और पैकेट बंद खाना कभी मत खाइएगा, डिब्बा बंद। अब उसका भी रीजन है, थोड़ा सा समझा देते तब समझ में आएगा क्यों नहीं खाना है। दोस्तों ये बनता किससे है, डालडा, जितने भी बिस्किट, टॉफी, नमकीन, टोस्ट, ब्रेड, ये किससे बनते हैं, ये बनते हैं मैदे से। किसमें बनाए जाते हैं, चीनी डाला जाता है मीठा करने के लिए, और रिफाइन या डालडे में छाना जाता है, जो हमें पहले से ही प्रण कर लिया, इसे हमें नहीं खाना है। अब इसमें ये छाना जाता है, फिर इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं। स्वाद बढ़ाने के लिए क्या डाला जाता है, कुछ बेस डाला जाता है। और इसमें क्या पड़ता है दोस्तों, बेस के अलावा इसको दोस्तों प्रिवेंट डाला जाता है, सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक दवाएं। अब बिस्किट 6 महीने की एक्सपायर होती है, वहीं आइसक्रीम 1 साल की एक्सपायरी होती है, टॉफ़ी, नमकीन, सारी चीज़ें की एक्सपायरी 3-3 महीने, 6-6 महीने होते। तो आप घर पर कभी पूड़ी छानिए या घर पर आप बिस्किट बनाइए, आप 1 हफ्ते रख देंगे, उसमें फफूंदी लग जाएगी, उसमें कीड़े लग जाएंगे। तो हम 6 महीने बाद खा रहे हैं तो उसे सुरक्षित करने के लिए कुछ डाला गया, और हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, बेस डाला जाता है, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम कचड़े खा रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, हमारे पेट में तो जा रहा है।
तो हमारे पेट में जाएगा तो एक कचड़े वहाँ पे दाग लगेंगे कि नहीं लगेंगे, वहाँ पे भी नुकसान। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको हटा देना है, अपने पेट को आपको सुरक्षित रखना है। जब आपका पेट सुरक्षित रहेगा तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और कुछ क्या नहीं, हमने पहले बताया ठंडा पानी नहीं पीना है, आपके शरीर के तापमान के हिसाब से ही आपको पानी पीना है। तो आप खाना खाने के नियम जान गए, अब जानते हैं पानी पीने के नियम, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। कभी भी खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? जब आप खाना खाते हैं तो जैसे ही खाने का निवाला आपके पेट में जाता है तो दोस्तों वहाँ पे हमारा जठराग्नि, हमने पहले बताया, तो जैसे ही निवाला गया वहाँ से एसिड बनना शुरू हो जाता है और वही एसिड खाने को पचाता है। अब हमने आधा पेट खाना खा लिया, अब आधा पेट खाना खाने के बाद हम आधा गिलास पानी पी लिए, तो आधा गिलास जैसे पानी पिए, पानी पेट में गया, वो एसिड बनना बंद हो गया। जैसे आप चूल्हे पे खाना रख दीजिए, गैस पे खाना रख दीजिए, और जैसे आप गैस जलाएंगे आधा खाना पकेगा, ऊपर से गैस को बुता दीजिए, पानी डाल दीजिए, तो गैस क्या होगी, बुत जाएगी। तो जो खाना आपका वैसे पड़ा का पड़ा रहेगा, वैसे पड़ा का पड़ा रहेगा। तो इसी तरह से जैसे ही आपने आधा पेट खाना खाया, खाना पेट में गया और वो खाने को पचाने के लिए एसिड बनना शुरू हुए, आपने पानी पिया, वो एसिड बनना बंद हो गई, तो खाना वैसे पड़ा रहेगा। फिर जब पूरा भर पेट आपने खाना खा लिया, फिर भर पेट खाना खाने के बाद कितने लोग हैं, एक लोटा, आधा लोटा, एक गिलास पानी पी लेते हैं। यहाँ तक एक घूंट भी पीना विष के समान है, हमने पहले भी आपको बता दिया। तो जैसे ही आपने पानी पिया तो खाना वैसे पड़ा का पड़ा रहेगा, पचेगा नहीं। नहीं तो 2 से ढाई घंटे में आप जो कुछ भी खाते हो वो पच जाता है। तो यही खाना जो पड़ा हुआ है ये 7 से 8 घंटे में वो भी सही से नहीं पचेगा, 7 से 8 घंटे में अपच होते हुए पचेगा। तो आप कहेंगे हमारा पेट फूल रहा है, हमें गैस है, एसिडिटी है, अपच है, ये सारी बीमारियां होते होते तो जो खाना सड़ता है, तो एक नहीं बीमारियां, 100 बीमारियां, 100 बीमारियां आपके पेट में पैदा करती है गैस, एसिडिटी। और यही गैस, एसिडिटी एक बार नहीं, हमेशा रोज आप ऐसे खाना खा रहे हैं, एक दिन हो गया तो चल गया, जब डेली आप ऐसे खा रहे हैं तो यही कब्ज, गैस, एसिडिटी बनते बनते आपके जो है अल्सर का रूप ले लेती है। आप कहते भैया डॉक्टर के पास जाते, आपको अल्सर हो गया, ये अल्सर से फिर कैंसर हो जाता है। और जब ज़्यादा पेट में एसिडिटी बनने लगती है, पेट की एसिडिटी फिर रक्त की एसिडिटी हो जाती है, रक्त की अम्लता बढ़ जाती है, और जब रक्त की अम्लता बढ़ जाती है तो आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, पैरालिसिस जैसी बीमारियां होने लगती है। तो इसलिए खाना खाते समय कभी भी भूल से पानी ना पिएं। अब वो कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं खाना गले में फंसता है, तो मित्रों खाना गले में फंसेगा ही नहीं, खाने को आप 32 बार आपको चबाना है, 32 बार। जब आप उसे 32 बार चबाएंगे तो खाना एकदम पानी बन जाएगा, लार की तरह हो जाएगा, और आपको फिर पानी की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर पानी पीना चाहते हैं तो खाना खाने के 1 घंटे पहले पीजिए और खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप पानी पीजिए। तो पानी पीने का बहुत बड़ा महत्व हमारे शरीर पर है। और दोस्तों एक दिन में आपको 7 से 8 गिलास पानी पीना है, या आपके शरीर के परिश्रम के ऊपर है, आप काम कैसे करते हैं, ऑफिशियल कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या कोई मजदूरी का काम कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। पानी की मात्रा घट और बढ़ सकती है। हमेशा आप एसी में रह रहे हैं तो आपको भी प्यास कम लगेगी, लेकिन 7 से 8 गिलास हमें पीना ही चाहिए, वो हमारे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, सफाई करने के लिए। तो पानी के नियम और एक बार में हमें 1 गिलास ही पानी पीना चाहिए, ना कि 1 लीटर, 1.5 लीटर। एकाएक किडनी पर दबाव पड़ता है, तो पानी हमेशा 1 से 1.5 गिलास ही पानी पिएं, और 7 से 8 गिलास पिएं। पानी जब भी पिएं हमें बैठ करके सिप सिप करके चाय की तरह पानी पीना है। खाना और पीना दोनों एक साथ नहीं करना है। जैसे कुछ लोग हैं फल फूल खा लिए फिर भी पानी पी लिए, चाय बिस्किट नमकीन खा लिए फिर भी पानी पी लिए, कहते हैं इससे कुछ नहीं होता है। पानी ही सबसे ज़्यादा है, पानी ही का सबसे बड़ा रोल है हमारे शरीर में वात पित्त कफ को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए जब भी आप खाना, या तो लिक्विड चीज़ें लेना तो भी पानी नहीं पीना, या तो पानी ही पीना, या तो कोई चीज़ खाना, बस इतने में आप समझ लीजिए दोनों को एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों को एक साथ मत रखना। ये आप समझ गए पानी पीने के नियमों का दोस्तों, और खाना खाने के नियमों का, और प्रकृति के नियमों का। ये 3 चीज़ें आप जान गए।
अब आपने योगा भी जान गए, कौन सा योगा आपको 2 योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, ये भी जान गए। 2 घंटे आप डेली अपने शरीर के लिए देंगे। अब हम जानते हैं अगला जो नियम है दोस्तों, अगला है चिंता मुक्त जीवन। आप चिंता कभी मत करिए। चिंता चीता के समान है और चिंता करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। आज का जो युवा पीढ़ी है, कोई भी पीढ़ी है दोस्तों, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, सब लोग चिंता में। उनको कहीं ना कहीं चिंता है, परिवार की चिंता है, बच्चे की चिंता है, बच्चे के भविष्य की चिंता है, नहीं कुछ चिंता है हम कितना पैसा कमा लें और जो है बच्चों के लिए सेफ रख दें। ये सारी चिंताएं, और जबकि चिंता से कुछ नहीं होता, चिंतन से होता है। आपको चिंता नहीं, आपको चिंतन करना है। अब जब आप चिंतन करेंगे तो उसमें काम करेंगे और उस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो एक छोटे से बच्चे की ले लीजिए। एक छोटे से बच्चा अगर उसे दूध मिल जाता है, वो दूध पी लेता है। दूध पीने के बाद क्या करता है, प्रेम से सोता है। उसे कुछ नहीं पता है पापा मम्मी से झगड़ा हो रहा है, मम्मी पापा से हो रहा है, या पापा का पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। वो हंसता खेलता रहता है, हमेशा खुश रहता है। तो दोस्तों आपको चिंता नहीं करना है, बच्चे की तरह वर्तमान में जीजिए, कभी चिंता मत करना। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ जरूर करना, पूरे दिन भर में अंदर से हंसी लाने का प्रयास करना। ऐसे कुछ आपस में बैठकर फैमिली के साथ ही बातें करना जिससे आपको हंसी आ जाए। हंसी आने से आपके शरीर का जो है दोस्तों बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज होती है। आपके अंदर गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं और यही गुड हार्मोन्स आपके शरीर को निरोगी बनाते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए इस 4 नियम के बारे में, और अब आपको जानना है मंत्र कौन सा है जिस मंत्र को हम पढ़ करके अपनी सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो आप समझ गए 4 नियम, आप ये समझ गए वात पित्त कफ क्या है, आप अपने वात पित्त कफ को कैसे बैलेंस करेंगे। आप इससे संबंधित कोई बीमारी मतलब कोई चीज़ें नहीं खाएंगे तो आपका वात पित्त कफ बैलेंस में रहेगा। आपका वात पित्त कफ से ही आपको बुढ़ापा आता है। वात पित्त कफ को हटा दीजिए और प्राकृतिक नियमों का पालन करिए। अब हम जानते हैं वो कौन सा मंत्र है। शरीर हमारे दोस्तों 2 मन होता है, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। चेतन मन को हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं और अवचेतन माइंड को हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। सब कॉन्शियस माइंड, ये आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है, यही आपके शरीर का सबसे बड़ा डॉक्टर है। ये आपके शरीर का सबसे बड़ा डॉक्टर भी है और ये आपके भविष्य का सबसे बड़ा डॉक्टर है। दोनों चीज़ें, शरीर और भविष्य का, यही आपके सबसे बड़ा डॉक्टर है। इसलिए हमेशा आप इसे सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। आप जो सकारात्मक और पॉजिटिव सोचते हैं वही इसे याद रहता है, इसी यही याद रहता है। इसलिए कभी भी नेगेटिव शब्द मत लाइए, नकारात्मक शब्द मत लाइएगा। अब आपको करना क्या है, रोज रात को जब आप सोने जाइए बिस्तर पर लेट जाइए। बिस्तर पर लेटे लेटे या वहीं पर सुख आसन में अलथी पलथी मारकर अपने ऊपर आप ध्यान लगाइए। अपने ऊपर आपको ध्यान लगाना है। सबसे पहला ध्यान क्या लगाना है, एकदम आराम से अपने मन को पहले एकत्रित करना है। मन को कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके लिए दोस्तों आराम से सुखासन मुद्रा में बैठ जाइए। बैठने के बाद आप अपने पूरे शरीर के एक एक अंग को सोचिए। ये हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर, यहाँ पे पैर है, यहाँ पे हाथ है। आपका ध्यान जाएगा तो इससे क्या होगा, आप कंफर्टेड होंगे। होने के बाद अब आप अपने को पॉजिटिव शब्द देना है। अगर आप 40 साल के हैं, अगर आप 40 साल के हैं तो आप 18 साल और 20 साल पहले चले जाइए। 18 साल 20 साल पहले पे चले जाइए और सोचिए कि मैं 18 साल का जब था तो ऐसे मैं कॉलेज जाता था, इस तरह से स्कूल जाता था, ऐसे मैं कपड़ा पहनता था। अपने आप को फीलिंग करिए, मेरे अंदर वो जोश था, मेरे अंदर वो जुनून था और आज भी मेरे अंदर वो जोश और जुनून है। अपने आप को फीलिंग करिए, मैं ऐसा था। अपने आप को नेगेटिव नहीं लाना है। और आज भी मेरी हड्डियां मजबूत है, मैं 200 साल तक जिंदा रहूँगा, मैं 200 साल तक जिंदा रहूँगा। अभी मैं ये इतिहास रचने वाला हूँ, मैं ये काम करने वाला हूँ जो आपको भविष्य में प्लान हो।
जो भविष्य में प्लान हो मैं ये करूँगा, और उसे इमेजिन करिए कि वो सपना आपका पूरा हो रहा है। जैसे आपका सपना है आप BMW कार में बैठेंगे, आपका सपना है आप बहुत बड़े इस देश के डॉक्टर बनेंगे, आपका सपना है कि आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद करेंगे, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बना देंगे जिस टेक्नोलॉजी के बल पर आदमी सब कुछ राज करेगा। और वो सोचिए, इमेजिन करिए कि आपने वो टेक्नोलॉजी बना दिया और वो काम कर रही है। इमेजिन करिए, सोचिए, और अब आपको ये लग रहा है कि मैं 200 साल तक जिंदा रहूँगा, और 200 साल पहले मैं 200 साल बाद कैसे रहूँगा, वही इमेज आपको करिए कि 200 साल बाद भी मैं ऐसे रहूँगा जिस तरह से आज हूँ। मेरी आंखें एकदम सुरक्षित होगी, मैं चश्मा नहीं लगाया हुआ। आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप कोट पैंट पहने हैं 200 साल बाद भी, और आप उस BMW पर चल रहे हैं, BMW कार को चला रहे हैं, आपके अंदर वो शक्तियाँ हैं। तो पॉजिटिव शब्द सोचिए, और फिर आप क्या कर सकते हैं। तो आपका ये माइंड क्या करेगा, जो आप करना चाहते हैं। और डॉक्टर बनना चाहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करना है, नीट क्वालिफाई करना है। तो नीट को क्वालिफाई करने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है, किस प्रकार से तैयारी करना है, वो सारे सब्जेक्ट आपके सामने आ रहे हैं, और बैठकर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। नीट की तैयारी के बाद आप उस कंपटीशन को क्वालिफाई कर चुके हैं। अब क्वालिफाई करने के बाद इमेजिन करिए, क्वालिफाई आपने कर दिया, आपको क्लास मिल गई, कॉलेज मिल गया, आपको एम्स मिल गया, आप पहली क्लास में जा रहे हैं, प्रॉपर आप डॉक्टर का ड्रेस पहने हुए हैं। आप कहीं फोटो देखे हो कि कैसे कॉलेज में जाते हैं MBBS के बच्चे, कौन सी ड्रेस पहने। इमेजिन करिए वो ड्रेस आप पहने हैं, और क्लास में एंट्री हो रही है, टीचर आपके सामने पढ़ा रहा है, और आपने 5 साल की पढ़ाई कर ली, 1 साल का इंटर्नशिप कर लिया। अब इसके बाद आप डॉक्टर बन गए। अब डॉक्टर बन के आपके हॉस्पिटल में पोस्टिंग हो गई, आप मरीज को देख रहे हैं। ऐसे फीलिंग करिए, ऐसे सोचिए, तो ये आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उससे संबंधित आपको दिन भर आगाह करेगा कि आपको डॉक्टर बनना है। वो नेगेटिव शब्द नहीं लाएगा, वो पॉजिटिव लाएगा। ये तो हो गया। अब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, या आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, बिजनेस करके आप रिटायरमेंट हो गए हैं, तो आप अपने आप को ऐसे शब्द दीजिए कि मैं यार अपने 20 साल पहले वाली सोच लाइए। अगर आप 60 साल की उम्र पे हैं तो 20 साल पहले का सोचिए, यानी 40 साल पे। अरे यार मैं 40 साल पे था तो ऐसे मैं जॉब करता था, मेरे अंदर इस शक्तियाँ थी, मेरे अंदर इतनी ताकत थी, मैं इस तरह से बुलेट चलाता था, मैं इस तरह से अपनी गाड़ी को चलाता था, ड्राइव करता था, मैं लोगों को इस तरह से हेल्प करता था। नेगेटिव वाले नहीं लाने, उस समय आपके मन में क्या नेगेटिव विचार आना, इसे नहीं लाना, पॉजिटिव लाना है। और आज मेरे अंदर भी वो शक्तियाँ हैं, आज मेरे अंदर वो शक्तियाँ हैं, और वही सारे इमेज आपको याद करना है, रिपीट करना है। और अपने बेडरूम में, जिस रूम में आप हमेशा रहते हैं, जिस कमरे में आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, उस कमरे में कभी भी बुढ़ापे की फोटो नहीं होनी चाहिए, सब आपकी यंग अवस्था की फोटो होनी चाहिए। तो फोटो देख करके इमेजिन करेगा ये आपका सबकॉन्शियस माइंड, और उसी तरह से आपको जोश और जुनून से भरा रखेगा। और अगला काम क्या करना है, आप हमेशा अगर 60 साल के हैं तो आप 40 साल के लोगों के 60 साल के हैं तो 40 साल के लोगों के साथ उठिए बैठिए, यानी कि 20 साल कम के साथ उठिए बैठिए। जब 20 साल कम लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो फुर्तीला रहेंगे, वो जोश वाला काम करेंगे। तो उन्हीं के साथ रहते रहते आप दोस्तों वैसे आप खुद बन जाएंगे। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा चलते हैं एक्टर के ऊपर। एक्टर आप देखते हैं, एक्टर को 40 साल होती है, 50 साल होती है, 55 साल होती है, लेकिन वो रोल किसका करते हैं, एक बच्चे का रोल करते हैं, किसी का बेटा बनते हैं। और बेटा बनते हैं, कॉलेज की पढ़ाई करने जाते हैं। तो जब कॉलेज की पढ़ाई करने जाते हैं तो कॉलेज की पढ़ाई करते समय कैसे कपड़ा पहना जाता है, उसी तरह से वो कपड़े पहनते हैं। उसी तरह से वो स्कूल जा रहे हैं, तो कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उनकी शादी हो रही है, तो उसी ढंग से वो कपड़े पहन रहे हैं। तो जब उस ढंग से वो कपड़े पहन रहे हैं और उन्हें पता है कि हमें ये रोल करना है, तो रोल करना है, रोल करने के लिए वो अपने शरीर को फिट रखते हैं, उसी हिसाब से भोजन करते हैं। किसी भी एक्टर को ले लीजिए, किसी भी सेलिब्रिटी को ले लीजिए, किसी भी फिटनेस वाले को ले लीजिए, वो कभी मीठा नहीं खाता है, वो कभी भी चीनी से बनी हुई कोई वस्तु नहीं खाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाके खुद देख सकते हैं। तो दोस्तों जब आप ये फीलिंग करेंगे
जब आप ये फीलिंग करेंगे तो आप अपने आप को वैसे पाएंगे। तो इसलिए आपकी जितनी भी उम्र है उसके 20 साल नीचे की उम्र के हिसाब से आप रहिए, उठिए, बैठिए उनके साथ। तो जब उनके साथ उठेंगे, बैठेंगे, उनके साथ मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे तो आप उसी ढंग से खूब तेज भी चलेंगे आप। तो आपको अपने माइंड को फीलिंग करना है, अपने आप को सोचना है। तो आप देखिए दोस्तों किस तरह से आपके अंदर वो जोश और वो जुनून आ जाएगा, और ये आपका दिमाग वही हमेशा सोचता रहेगा, अरे तो और क्या कहना है, ये कहना है कि मेरी हड्डियां बहुत मजबूत हैं, मैं 200 साल तक जिंदा रहूंगा, मेरी आंखों की रोशनी तेज हो रही है, मेरे सारे शरीर में जोश और जुनून भर रहे हैं। ये सारी चीजें आप पॉजिटिव शब्द दीजिए। आपका ये जो सब कॉन्शियस माइंड है कुछ नहीं जानता है, इसे जो आप कहेंगे वही ये मानता है। और दोस्तों आज आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं आप सोच भी नहीं सकते। आप अपने हीलिंग पावर से, आप अपनी सोच से, आप अपने हीलिंग पावर से एक गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, आज इस पे बहुत तेज रिसर्च चल रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को अपने हीलिंग पावर से, अपने अंदर की शक्ति से, बिना मेडिसिन के ठीक किया है। इसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्टर भी हैं। अमेरिका के एक न्यूरो सर्जन थे, उनका दोस्तों एक गले की गर्दन की हड्डियां टूट गई और उन्हें कैंसर हो गया था। उन्हें गले की हड्डी टूट गई जिसकी वजह से कैंसर हो गया, और उन्होंने अपने हीलिंग पावर से, डॉक्टरों ने कहा कि भाई अब आपका तो ठीक नहीं होगा, अब आप जो 2-4 महीने 6 महीना चल सकते हैं। तो फिर उन्होंने अपने अंदर के हीलिंग पावर से इस कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर लिया। ऐसे एक लोग नहीं है, हजारों लोग हैं, हजारों लोग हैं। अब आप सोचिए सोच की कितनी बड़ी शक्ति है। इस सोच जो है ना, अगर आप सोच लीजिए हम बीमार हैं तो ये आपको बीमार करते ले जाएगी, आपको बिस्तरे पे ले जाएगी, फिर दिन भर सोचते रहेंगे, चिंता में डूबे रहेंगे। इसलिए कभी मत लाइएगा। तो दोस्तों उन्होंने हीलिंग पावर से बहुत सारे लोगों ने ठीक किया है। आपको विश्वास नहीं, आप गूगल जाइए, आपके पास मोबाइल है, गूगल पे जाके सर्च करिए हीलिंग पावर क्या है, कैसे हम अपने अंदर की शक्ति से अपनी बीमारी को ठीक करें। तो सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। किसी भी लिस्ट पर किसी भी आदमी के बारे में आपको जानकारी लेना है, आप खुद जाकर के जानकारी लेकर के देख सकते हैं किस तरह से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरा है हीलिंग पावर, आप जान गए, आप शक्तियां जान गए, किस तरह से ठीक हो सकते हैं और हो रहे हैं। और दोस्तों इसी पे एक मूवी बनी हुई है द हील। मैं मूवी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको प्रमाण दे रहा हूँ। द हील मूवी बनी है, उस हील मूवी को आप देख लेंगे किस तरह से एक लेडीज बिना दवा के वो अपने कैंसर को ठीक की और उसके बाद 20 साल तक वो जिंदा रही, निरोगी स्वस्थ जीवन जी। तो दोस्तों ऐसे बहुत से सारे उदाहरण हैं। और आज जो हमारे पहले हमारे ऋषि मुनि करके गए हैं, हमारे बुजुर्ग जो करके गए हैं, आज उसी पे वैज्ञानिक रिसर्च हो रहा है और ये जा कर के सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, आप अपने अंदर की शक्ति को जगाइए। आप अपने अंदर की शक्ति से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप समझ लीजिए, आप अंदर की शक्ति से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, इतना आपके अंदर शक्ति है। तो दोस्तों आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत करिए और अपना बुढ़ापा खुद भगाइए। इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड की ज़रूरत है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे बुढ़ापा आने के क्या कारण हैं। ये सारी चीज़ें आप खुद अपने आप बीमारी ला रहे हैं, इसलिए आप अपने अंदर कभी नेगेटिव मत लाइए, हमेशा पॉजिटिव रखिए, हरदम सकारात्मक सोच रखिए। आप कभी ना तो बीमार होंगे और ना आप कभी बुढ़ापा आएगा आपके अंदर। ये सारी चीज़ें आप अपनाइए और स्वस्थ व निरोग रखिए। दोस्तों कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों आपने समझ गए प्रकृति की क्या नियम है। आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो प्रकृति के नियम का पालन करिए, खाना खाने के नियम का पालन करिए, पानी पीने के नियमों का पालन करिए। खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम क्या हैं, इससे संबंधित 126 नियम और 126 साल जीने के जो नियम है, ये वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में सब कुछ बताया गया है, आप कब खाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, सारी चीज़ें हैं।
उसके बाद दोस्तों योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लिए जरूर दीजिए 2 घंटे का समय। पूरा समय काट पीट के 2 घंटे का दीजिए और चिंता मुक्त जीवन जीजिए और इस मंत्र का जाप करिए। आपके सामने कभी बुढ़ापा आएगा ही नहीं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।